डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि आगे चीज़ों को समझना आसान हो जाए। एक स्पेक्ट्रम या पिक्चर बन जाए अपन कि कैसे एक सामान्य कोशिका या जाइगोट है वो एक पूरे जीव के अंदर बदलता है। तो ये एक बड़ी स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सिंपल स्ट्रक्चर से लगातार जटिल से जटिल संरचनाएं बनती रहती है। तो आज अपन एक प्रीव्यू देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी के अंदर गैमेटोजेनेसिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि आगे चलकर जीव के अंदर बदलती हैं और उन कोशिकाओं को अपन गैमेट्स कहते हैं। तो गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को पता ही है, दो पेरेंट्स हैं भाग लेते हैं और दोनों विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक पेरेंट ओवम का निर्माण करता है और दूसरा पेरेंट है वो स्पर्मेटोजोन का निर्माण करता है। और ये दोनों कोशिकाएं अपने आप में अति विशिष्ट होती हैं, अर्थात जो काम ये कोशिकाएं कर सकती हैं कोई दूसरी कोशिका नहीं कर सकती। अपने काम के लिए ये इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं कि मतलब अपना काम बहुत आसानी से इनका काम संपादित हो जाता है। तो इस क्रिया को अपन गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको अपन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना। तो एक इंडिविजुअल के अंदर जो फीमेल है उसके अंदर ओवम बनेगा, उसको अपन oogenesis कहते हैं, और दूसरा जो मेल है उसके अंदर स्पर्मेटोजोन बनेगा, उस प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो दोनों अपने आप में अति विशिष्ट संरचनाएं बनाती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में इतना सूक्ष्म, स्मॉल, मोटाइल और हैप्लॉइड कोशिका बनती है स्पर्मेटोजेनेसिस, कारण कि उसको चलना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है, इसलिए उसके अंदर वो एक मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लेजल्म के द्वारा वो तैरता रहता है और एक मोटाइल कोशिका बन जाती है। जबकि दूसरी जो लार्ज साइज के oogenesis के अंदर ओवम का निर्माण होता है और ओवम के अंदर ही अपने को पता है एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, उसके भोजन के लिए बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और ये नॉन मोटाइल होती हैं। दीज सेल्स आर हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड, हैव हाईली स्पेशलाइज्ड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अंदर के जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं ये बड़े विशिष्ट हो जाते हैं, ख़ास तरीके से अरेंज हो जाती हैं, इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, है ना, इनका अरेंजमेंट्स भी स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो इस गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स का निर्माण होता है जो कि आगे चलकर जीव के अंदर बदलती है। अब गैमेट्स बन के नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट्स आपस के अंदर, दोनों हैप्लॉइड हैं और दोनों आपस में फ्यूज हो के एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये भी एक अति विशिष्ट स्पेसिफिक प्रोसेस है। अपने को पता है कि मतलब लाखों समुद्र के अंदर, अपन एग्जाम्पल के तौर पे लें, समुद्र के अंदर लाखों प्रकार के जीव रहते हैं, लाखों प्रकार के स्पर्मेटोजोन और लाखों प्रकार के ओवम एक विसिनिटी के अंदर एक ही जगह मिलती हैं, पर आपस के अंदर समान जाति के जो गैमेट्स हैं वही फ्यूज होते हैं। दूसरी जाति का जो गैमेट है वो फ्यूज नहीं होता। तो कहने का मतलब ये स्पेसिफिक प्रोसेस है। ठीक है ना। तो इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन होता है और उसके बाद में दोनों जो गैमेट्स हैं एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, स्पेसिफिक होता है। और फिर इनके अंदर अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि समान जाति के हैं दोनों गैमेट्स, तो उसके पश्चात इनके अंदर केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस हैं वो शुरू हो जाती हैं और आपस के अंदर दोनों कोशिकाओं के जो न्यूक्लियस मिलकर एक कॉमन कोशिका का निर्माण करते हैं, या एम्फीमिक्सिंग की प्रोसेस है वो इनके अंदर होती है और पुनः डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाती है। और उस कोशिका को जो नई डिप्लॉइड कोशिका बनी है उस कोशिका को अपने जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट आगे चलकर एक नए जीव के अंदर रूपांतरित होता है या बदलता है। ठीक है ना। तो पहले गैमेटोजेनेसिस के अंदर देखें तो गैमेट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन में दोनों समान जाति के जो गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, जाइगोट एक कोशिकीय स्ट्रक्चर है, जबकि जो मेटोजन जीव हैं उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए ये जो एक कोशिका है ये बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर के अंदर बदल जाती है और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्लीवेज, यानी इस में कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। क्लीवेज का मतलब सामान्यतः एक माइटोसिस है, माइटोसिस से कुछ अंतर है इनके अंदर। माइटोसिस अपने जो सामान्य शरीर के अंदर जो माइटोसिस होती है वो थोड़ी अलग होती है और ये माइटोसिस थोड़ी
अलग है, ये बड़ी फास्ट है। इसके अंदर जो अपने जी फेज है वो जी फेज नहीं होती। तो ये अपने आप में क्या सेल्यूलेशन है या सेगमेंटेशन, जो ओवम है उसी के अंदर लगातार विदलन या क्लीवेज होते रहते हैं, और जिनसे कोशिकाओं का आकार लगातार छोटे से छोटा होता चला जाता है, पर संख्या लगातार बढ़ती रहती है। तो इसके अंदर अपन देखें तो जो अंदर का साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होता रहता है। ड्यूरिंग दिस फेज सेल्यूलेशन और सेगमेंटेशन टेक प्लेस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, मल्टी सेल्युलरिटी रिस्टोर हो जाती है, संख्याएं कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, एक कोशिका कई कोशिकाओं में बदल जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं अपन कह सकते हैं, और बहुकोशिकीय जो है वो रिस्टोर हो जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल और लगातार एक्टिव साइटोप्लाज्म में बदलता रहता है, कारण कि हर कोशिका को साइटोप्लाज्म चाहिए। हर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लगातार इनका निर्माण होना आवश्यक है। इसलिए जो रिजर्व फूड मटेरियल अंडे के अंदर इकट्ठा रहता है वो किसके अंदर बदलता रहता है, एक्टिव साइटोप्लाज्म में बदलता रहता है। और इनसे जो कोशिकाएं बनती है, जाइगोट के डिवीजन से जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को अपन ब्लास्टोमर्स कहते हैं। तो ब्लास्टोमर्स का नंबर है वो लगातार बढ़ता रहता है क्लीवेज में। इसके अलावा क्लीवेज में जेनेटिक एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। जो अपने गेमेट्स होते हैं, स्पर्मेटोजोन और ओवम, ये जेनेटिकली बिल्कुल इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। इनके अंदर ना तो कोई आरएनए का निर्माण होता है ना कोई प्रोटीन का निर्माण होता है, बिल्कुल इनर्ट। अब ये दोबारा ये सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और इनसे जो एक कोशिका के गोल अंडा, अपन को पता है मोस्टली गोलाकार होता है या अंडाकार होता है, तो संख्या वो डिवाइड होकर एक बोल के समान बदल जाता है जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हीप्स ऑफ सेल विद उनका आकार गोल होता है। उस अवस्था को अपन मोरूला कहते हैं। तो जो जाइगोट है, एक कोशिकीय स्ट्रक्चर, वो बहुकोशिकीय मोरूला के अंदर बदल जाता है जिसका आकार अंडे के समान ही रहता है। आकार में कोई बाहर से देखे कोई बदलाव नहीं आता, और ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है मोरूला। अब धीरे धीरे क्या होता है, मोरूला की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पल्सेटेशन शुरू हो जाता है, रिथमिक संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और इन कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है निकल कर बीच के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो बीच के अंदर खाली जगह है, उसके अंदर ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और बाहर जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं एक परत में बनना शुरू हो जाती हैं। एक लेयर के कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर, लेयर फॉर्मेशन के कैरेक्टर्स हैं वो इनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो मोरूला से ब्लास्टोला बन जाएगा, जिसमें बाहर की जो कोशिकाएं हैं वो एक परत में के रूप में जमा हो जाती हैं जिसको अपन ब्लास्टोड्रम कहते हैं, और बीच के अंदर एक कैविटी जिसके अंदर ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड होता है उसको अपन ब्लास्टोसील कहते हैं। तो एक फ्लूइड फील्ड कैविटी और एक लेयर बन जाती है जिसको अपन ब्लास्टोला कहते हैं। ये ब्लास्टोला आगे चलकर गेस्टोला के अंदर बदलता है। तो नेक्स्ट जो ब्लास्टोला है वो गेस्टोला के अंदर बदलता है, और इस तो गेस्टोला के अंदर कई सारे बदलाव आते हैं, या अपन कह सकते हैं गेस्टोला अपने आप में, जब भी अपन कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं उसकी नींव रखी जाती है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ये अपने आप में एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि आगे चलकर जो ये ब्लास्टोला है ये किस प्रकार के जीव के अंदर बदलेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, कोशिकाएं का रीअरेंजमेंट होता है। जिन कोशिकाओं को जिस अंग का निर्माण करना होता है वो कोशिकाएं वहाँ पहुँच जाती हैं, उस अंग निर्माण के जगह पे पहुँच जाती हैं। तो कोशिकाओं के अंदर मूवमेंट हो जाता है। डिवीजन जो अपन क्लीवेज के अंदर पढ़ा है, डिवीजन है वो धीरे हो जाता, कम हो जाता है, और कोशिकाएं रीअरेंज होना शुरू कर देती हैं जिसको अपन मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो कोशिकाएं, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह जाके एक खास संरचना का निर्माण करती हों, ऐसे मूवमेंट को अपन मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहेंगे। तो कोशिकाएं छंटना शुरू हो जाती हैं, एक नया अरेंजमेंट कोशिकाओं के अंदर आ जाता है, और ये कोशिकाएं 3 जर्मिनल लेयर्स के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं। भाई अपन ने देखा मोरूला के अंदर गोलाकार स्ट्रक्चर है,
कोशिकाओं का मास है ब्लास्टुला के अंदर, वो एक लेयर के अंदर बदल जाती हैं। और गैस्ट्रुलेशन के अंदर अपन देखते हैं जो एक लेयर बनी है वो 3 अलग अलग लेयर्स के अंदर रूपांतरित हो जाती है, और इन परतों को अपन कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। ठीक है ना। सबसे आउटर मोस्ट है उसको एक्टोडर्म कहेंगे, जो सबसे अंदर है उसको एंडोडर्म कहेंगे, और जो बीच की है उसको मेसोडर्म कहेंगे। तो आगे चलकर जितने भी जीव के अंदर अंग बनते हैं इन 3 परतों से ही बनते हैं, इसलिए इन परतों को अपन जर्मिनल लेयर्स कहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है, इनके अंदर एक नई कैविटी बन जाती है। जो ब्लास्टोसील है, बाहर की कोशिकाएं अंदर धंसना शुरू हो जाती है। जैसे अपन किसी रबर की बॉल को अंगूठे से दबाएं, लगातार दबाते रहें, तो एक नई जो अंगूठे से नई कैविटी बनती है, उस कैविटी को अपन कहते हैं आर्केंट्रोन या गैस्ट्रोसील कैविटी कहते हैं। और ये गैस्ट्रोसील कैविटी आगे चलकर जहाँ से बनना शुरू होती है, आप लोगों ने सुना होगा प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, है ना। तो जहाँ से ये कैविटी का जो मुख है अगर आगे चलकर जीव के मुख के अंदर रूपांतरित होगा तो उन जंतुओं को अपन क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोमिया। और जिनके अंदर ये जो मुख है ये एनएस के अंदर रूपांतरित होता है उनको अपन कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है ना। इसके अलावा केमिकल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब तक कोशिकाओं के अंदर की जो केमिस्ट्री है सब कोशिकाओं की एक समान है, पर जो ही गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है कोशिकाओं के अंदर की जो केमिस्ट्री है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस है वो भी इसके अंदर शुरू हो जाती है। तो अपन ने देखा 3 जर्मिनल लेयर्स बन गई। अब इन जर्मिनल लेयर्स से आगे चलकर अलग अलग अंगों का निर्माण होगा। उस अंगों के निर्माण को अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो जर्मिनल लेयर्स हैं इनके छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग अंगों में बनना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट बनते हैं, फिर सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट बनते हैं, और लगातार ये आगे से आगे एक क्रमबद्ध तरीके से चलते रहते हैं और अंग निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो रूडिमेंट्स बनने के पश्चात इनमें क्या होगा भाई, बहुत छोटे होते हैं शुरू के अंदर, ये बहुत छोटे होते हैं, है ना। एक हल्का सा कच्चा नक्शा तैयार हो गया, जीव का कच्चा नक्शा तैयार हो जाता है, बहुत छोटा होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, ग्रोथ होगी, आकार थोड़ा सा इनका बढ़े, तो आकार बढ़े तो इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी। इसके अलावा साइज ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होंगी, है ना। ऑर्गन रूडिमेंट्स हैं वो इंक्रीज होंगे वॉल्यूम के अंदर, और इंक्रीज इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो कहने का मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, जिससे जो ऑर्गन रूडिमेंट्स बने हैं उन ऑर्गन रूडिमेंट्स का आकार है वो भी लगातार बढ़ता चला जाएगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस है वो शुरू होगी, यानी कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती हैं, यानी एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अपन देखें एक्टोडर्म एक तो स्किन का निर्माण, एपिडर्मिस का निर्माण करती है, और दूसरा नर्वस सेल्स का निर्माण करती है। दोनों का ओरिजिन एक समान है, इनकी जो पेरेंट सेल्स हैं उनका आकार और केमिस्ट्री सब एक समान है, पर धीरे धीरे ये कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं एक्टोडर्म एपिथेलियल लेयर के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं, अपना आकार, काम और जो अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो बदल लेती हैं, और जो नर्वस सेल्स हैं वो लंबी हो जाती हैं, एक्सॉन्स, डेंड्राइट वगैरह निकल जाती हैं, यानी इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो कोशिकाएं ग्रुप बनाना शुरू कर देती है, यार कह सकते हैं अपन कोशिकाओं में डिवीजन ऑफ लेबर्स है वो आ जाता है, कोशिका कार्य बढ़ जाता है, और कार्य के आधार पे ये अपना रूप, जो मॉर्फोलॉजी है, बिहेवियर है, और जो अंदर की केमिस्ट्री है वो बदल लेती है ना। तो कोशिकाएं ग्रुप बनाना शुरू कर देती हैं, ग्रुप से फिर क्या होगा, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम्स का निर्माण शुरू हो जाता है।
अगर डिफ्रेंशिएशन को अपन मोटे रूप से देखें तो ये एक तो मोर्फोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन होगा, जैसे कि अपन ने बात की एक्टोडर्म है, कुछ कोशिकाएं नर्वस सेल्स के अंदर, कुछ एपिडर्मिस के अंदर रूपांतरित हो जाती हैं। मोर्फोलॉजी है वो बदल जाती है, इनका आकार कार्य के आधार पे इनका आकार बदल जाता है ताकि वो काम ज़्यादा आसानी से संपादित हो सके। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मेजोड्रम से डर्मिस, बोन्स और मसल्स। मेजोड्रम एक समान होती है पर कुछ कोशिकाएं डर्मिस के अंदर बदल जाती हैं, कुछ बोन्स के अंदर बदल जाती हैं, कुछ कोशिकाएं मसल्स के अंदर बदल जाती हैं, तो इनका आकार है कार्य के अनुसार बदल जाता है। इसके अलावा बिहेवियरल या अपना फिजियोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। जैसे मसल सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगी, नर्व सेल्स हैं वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगी, मसल सेल्स हैं वो टेंशन को सहन करेंगी। तो इनका जो बिहेवियर है या जो काम है वो बदल जाए। शुरू के अंदर सब कोशिकाएं एक समान होती हैं पर जो जो प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है त्यों त्यों अपना काम भी ये बदलती रहती हैं। इसके अलावा जो काम करेंगे वो क्या होगा, अंदर की केमिस्ट्री बदलेगी तब काम अलग अलग शुरू करेंगे, तो उसको अपन अंदर की केमिस्ट्री बदलने की क्रिया को केमिकल डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। यानी अब डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन्स हैं वो उनका संश्लेषण शुरू हो जाता है, जैसा काम वैसे प्रोटीन उसके अंदर बनना शुरू हो जाती है। जैसे मसल सेल्स है उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन का निर्माण होगा, आरबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, अपने कार्टिलेज कोशिकाएं हैं उनके अंदर कोर्निटोइन प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जैसा काम है वैसी ही प्रोटीन इनके अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इनका स्टेज है मोर्फोजेनेसिस। तो ये सब चीज़ें होने के पश्चात क्या होगा, ये बॉडी जो एम्ब्रियो बन रहा है उसका आकार थोड़ा थोड़ा अडल्ट से मिलना शुरू हो जाता है। एक्वाइजेशन ऑफ बॉडी फॉर्म प्राप्त करें। कैरेक्टरिस्टिक इसका साइज और शेप है वो अडल्ट के समान आना शुरू हो जाता है। रिलेटिव जो इनकी पोजीशन और साइज है वो डिसाइड हो जाती है। रीसेट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द सेल्स। कोशिकाओं के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो रीसेट हो जाता है। शुरू के अंदर कोशिकाओं के अंदर इतना मजबूत कम्युनिकेशन नहीं होता एम्ब्रियोजेनेसिस में। जो जो कोशिकाएं आगे बढ़ती जाती हैं, डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाता है, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम्स बनते हैं, त्यों त्यों उनके अंदर कम्युनिकेशन है वो मजबूत होता चला जाता है। सेल एग्रीगेशन शुरू हो जाता है, डिसएग्रीगेशन शुरू हो जाता है, माइग्रेशन शुरू हो जाता है, फोल्डिंग्स वगैरह शुरू हो जाता है। तो इन क्रियाओं से क्या होगा, जो एम्ब्रियो है उसका आकार अडल्ट से मिलता जुलता दिखने लग जाएगा। यानी अडल्ट के आकार को प्राप्त करने के लिए ये क्रियाएं इनके अंदर शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो मोर्फोजेनेसिस है ये खास केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा कोशिका के अंदर शुरू होते हैं, उन एजेंट्स को अपन कहते हैं मोर्फोजेंस। तो मोर्फोजेंस निकलना शुरू होते ही मोर्फोजेनेसिस की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ये मोर्फोजेंस है ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये कोशिकाओं को इंड्यूस करती हैं, मोर्फोजेनेसिस के लिए इंड्यूस करती हैं। कोशिका स्वयं भी इन पदार्थों का निर्माण शुरू कर सकती है या बाहर से जो पड़ोस की कोशिकाएं हैं कम्युनिकेशन के द्वारा वो कोशिकाएं भी पड़ोसी कोशिका को उद्दीपित कर देती हैं, जिससे क्या होगा, टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू का मतलब एक समान कोशिकाओं कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। तो जो कोशिकाएं हैं वो सब एक समान कार्य करना शुरू कर देती हैं। और लास्ट में मेटामॉर्फोसिस। तो मोर्फोजेनेसिस में क्या होता है, अडल्ट का आकार ग्रहण कर लेता है। पर कुछ जीवों में क्या होता है, जो हैचिंग होती है, जो बच्चा पैदा होता है वो अडल्ट के समान नहीं होता। तो जिनके अंदर अडल्ट के समान जो बच्चा पैदा नहीं होता उनके अंदर एक और प्रोसेस होती है जिसको अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अडल्ट के अंदर रूपांतरित हो जाती है। ये मोस्टली हैचिंग के बाद में होती है, जब अंडा तोड़कर जीव बाहर आ जाता है। जैसे आपने देखा है मच्छर का आकार अलग होता है और मच्छर का जो बच्चा लार्वा होता है उसका आकार अलग होता है। ये तितलियाँ हैं, मेंढक हैं, तो जो हैचिंग के द्वारा जीव निकलता है उसका आकार अलग होता है, अडल्ट का आकार अलग होता है। तो ये हैचिंग के पश्चात क्या होगा, इनके अंदर कई सारे बदलाव आते हैं और लास्ट में ये अडल्ट के समान दिखने लग जाते हैं। तो डेवलपमेंट को अपन इस मेटामॉर्फोसिस के आधार पे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिनके अंदर जो अंडे से जीव निकलता हो अडल्ट के समान अगर दिखता हो, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स है, जितने भी अपने ये आपके बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं,
इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और जबकि इंसेक्ट फ्रॉग वगैरह में जो लार्वा निकलता है उसका आकार अडल्ट से अलग होता है, तो उनको अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्म पाई जाती है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर कोई ऐसा आकार नहीं होता। ये मेटामॉर्फोसिस है मोस्टली हार्मोन्स के द्वारा संपादित होती है, जैसे मेंढक के अंदर थायरोक्सिन, और ये इंसेक्ट है इनके अंदर एक्डाइसन नामक हार्मोन निकलता है जो कि इनका आकार बदल देता है, और धीरे धीरे ये इनका जो शेप है वो अडल्ट के समान दिखना लग जाएगी, इनका बिहेवियर है वो बदल जाएगा, इनकी फिजियोलॉजी है वो भी अडल्ट के समान हो जाएगी, एक पूर्ण जीव अडल्ट के समान दिखने लग जाएगा।